द ग्रीडी मैन रश्ड होम। देखो जरा ध्यान से बेटा, ये नेक्स्ट हम लोग आज फिर से क्लोज टेस्ट करेंगे, लेकिन समझ के करना, ठीक है? देखो ध्यान से पहले। The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish. देखो जो लालची आदमी था वो होम मतलब अपने घर दौड़ के भागा अपनी वाइफ और डॉटर को कहने के लिए उसके विश के बारे में। All the dash touching the objects in his path, all the while, यानी कि इस दौरान सारे रास्ते वो क्या कर रहा था, जो भी उसके रास्ते में आ रहा था सब चीज को वो छू रहा था। एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड। बेटा ऑब्जेक्ट्स की बात है, ऑब्जेक्ट्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा ना। वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड। वंस ही गॉट होम, जैसे वो घर पहुंचा, his daughter dashed to greet him। अब बताओ once he got home यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डॉटर उसकी भागी उसको वेलकम करने के लिए, तो भागी मतलब सेकेंड फॉर्म rushed। as soon as he bent, देखो सेकेंड फॉर्म है, जैसे वो झुका, dash to scoop her up, bent क्या, as he bent तो नीचे झुकेगा ना बेटा कोई, ताकि उसको गोद में उठा सके, तो नीचे झुकने मतलब डाउन। टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, कि अपने गोद में उसको उठा ले। वो लड़की क्या हुई, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू, वो गोल्ड का बन गई। ही वॉज डैश एंड स्टार्टेड क्राइंग, जैसे उसकी बेटी गोल्ड का बनी वो बिल्कुल एकदम टूट गया, यानी कि बिल्कुल ही उसे बहुत बुरी तरह से धक्का लगा। बेटा अगर देखो चारों ऑप्शन में 5 में, तो आपको डिवास्टेटेड वर्ड ही सही लगेगा, क्योंकि डिमोलिश का मतलब तो होता है कोई जैसे बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश किया जाता है, तोड़ा जाता है, डिवास्टेटेड। समझ में आया? यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा फिट हो रहा है। समझ में आया? बताओ इसमें कोई क्वेश्चन तो बताओ। नेक्स्ट आओ बना के दिखाओ तो। आप क्लास में करवाते हो तो हो जाता है, खुद से नहीं हो पाता है। श्रुति समझो बेटा। यस रैंक 1 कीर्ति, आज तो बड़ा मजा आया। देखा तुम लोगों ने फेसबुक में हम लोगों ने कितना धमाल मचाया आज केरी कैंपस में। मेरा फेसबुक तो देखो पहले, डांस किए। क्या हो गया? क्या दिखाऊं अब? हो गया? मेरा नीतू सिंह है बेटा, देखो तो। अब सुनो फिर से, देखो ध्यान से।
अगेन इसमें आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं, चार चार वर्ड्स सबका दिख रहे हैं। सबसे पहले एक बार रीड करो, रीड करके जो समझ में आ रहा है ना उसका मीनिंग ग्रास्प करो और उसके बाद बनाना शुरू करो। कोई तरीका बताओ। अमित सब तरीका बता रही बेटा, इसको समझना पड़ेगा ढंग से। There is always something so fascinating about trains and journeys. ट्रेन और जो यात्रा होते हैं उसके बाद उसके से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग होता है जो आपको आकर्षित करता है। There are certain symbols. There क्या होगा? There are certain symbols and signals inside and outside trains. बेटा अभी भी तो है ना सिग्नल्स, तो वर्क कैसे होगा? आर होगा। कुछ ना कुछ सिग्नल्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं ट्रेन के अंदर और बाहर। The dash of most of them might not be known to everyone. The meanings of, उनका जो मीनिंग है उनमें से अधिकतर लोगों को उसका मीनिंग पता नहीं होता होगा। अब देखती हूँ मैं कई बार ट्रेन के पीछे क्रॉस का साइन लगा रहता है, मुझे तो पता ही नहीं उसका मीनिंग क्या है ना। Dash, you are a frequent traveler or not. You may have dashed the letter X. अरे यार वही तो क्वेश्चन में पूछ बोल रहा है। The letter X or a cross mark on the last of the back of the last dash of the train. कहा है क्या? If you are a frequent traveler or not. अब सुनो, if का जोड़ा और नहीं होता है, weather का जोड़ा और होता है। इसे देखो, whether or not. आप अक्सर ट्रैवल करते हो या नहीं करते? दरवाजा बंद करो। यू मे हैव सीन होगा ना। अब देखो सीन नहीं है तो यहां क्या होगा? नोटिस्ड होगा। आपने नोटिस किया होगा एक साइन एक्स जैसा लिखा रहता है जिसको क्रॉस मार्क भी कह सकते हो, ऑन द बैक ऑफ द लास्ट कोच, जो आखिरी कोच होता है ना ट्रेन का, उसके पीछे देखो। हो गया? देखो बताओ, हाउएवर क्यों आएगा यार? है वेदर का जोड़ा और होता है, वेदर यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट। इसका मतलब होता है अब कोई और डब्बा नहीं है, ये लास्ट है। स्वाति, ओके स्वाति, थैंक यू सो मच। कोच, यस, जिसको बोगी भी कहते हैं ना। अंजलि, वेरी गुड। आपको मीनिंग समझना है बस। देखो नेक्स्ट आ गया, एक कहानी है कैमल और फॉक्स के बारे में, बनाओ खुद पहले। कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। कैमल और फॉक्स दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड वेरी गुड थीव्स, और दोनों बहुत अच्छे चोर भी थे। One day the two friends dashed to cross the river. बेटा कहानी जब भी बोलते हैं ना तो पास्ट टेंस में चलता। देखो एक दिन दोनों दोस्त ने डिसाइड किया रिवर क्रॉस करने का, पास्ट टेंस V2, so that ताकि they could travel to a dash farm, ताकि वो ट्रैवल कर सके टू अ डैश फार्म, यानी पास का ही कोई खेत में जाना चाहते होंगे, पास का खेत, नियर बाय फार्म, और वहां पर जाकर क्या करेंगे? खेत में फूड स्टील करेंगे। द फॉक्स, द स्मॉल फॉक्स गो डैश स्विम, कुड नॉट स्विम होगा। मतलब एबिलिटी बताते हो बेटा, तो आप मॉडल्स में पढ़ते हुए एबिलिटी को हम कैन कुड में डिनोट करते हैं, और पास्ट टेंस कहानी है तो कुड नॉट स्विम होगा।
सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, कैमल ने अपने फ्रेंड को कहा, क्लाइम डैश ऑन टू माई बैक, यानी मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। क्लाइम अप, ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन, नीचे उतरना। चढ़ जाओ मेरे पीठ पर, एंड आई विल स्विम अक्रॉस द, क्या ऊपर दिया है क्रॉस द रिवर, तो नीचे भी तो रिवर ही होगा, और क्या होगा, देखो। बेटा नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक वाला। अरे भैया सबसे नजदीक वाला है नहीं है, क्या पता हमें, पास के फार्म में जाके चोरी करेंगे, है ना। नियर बाई फार्म, नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नजदीक वाला ना, नियर बाई। क्या मे लगाओगे, मे कैसे लगाओगे, हाँ इजी था बेटा। एक चीज श्रुति मुझे नहीं पता, अब आप बताओगे ना, पैरलिज्म तो कंप्लीट हो गया था उसी दिन। हाँ पैरलिज्म हो गया, कुछ नहीं पैरलिज्म के बाद। अब मैं कुछ क्लोज टेस्ट कराऊंगी, एक दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी, और फिर मामला खत्म। फिर आप अपने घर, हम अपने घर। बैच नंबर 22 एकदम भाग लेना सरपट, फिर तंग मत करना मुझे, ठीक है। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी दूसरे बैच को। नेक्स्ट करो, मुझे क्या पता कौन सा तुम बोल रहे हो बेटा, देखो। लाओ। Not a year passes without a controversy over the National Sports Award. जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके बारे में कंट्रोवर्सी हर साल होता है, एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि बिना कंट्रोवर्सी का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिल जाए। The debate dash every year following the announcement। बेटा ये
प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, हर साल ऐसा होता है। तो द डिबेट दैट अराइजेस होगा ना, उठना, जो डिबेट उठता है हर साल, जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसे ही लोगों के बीच में तर्क वितर्क होने लगते हैं, है ना। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द डैश, ऑफ कोर्स जब अवार्ड की बात हो रहा है तो अवार्ड ही की तो बात होगी ना। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड्स ऑफन लीड्स टू एक्यूजेशन, इसका हमेशा इल्जाम लगता है कि भाई देखो पक्षपातपूर्ण हुआ है, कुछ पक्ष लिया गया है किसी का, ये भाई क्षेत्रवाद, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को ही देने के पीछे तुले रहते हैं ये लोग, और मैनिपुलेशन हुआ है, यानी कि पूरा अवार्ड का मैनिपुलेट करके रख दिया गया है। Dash to the sports minister and chief minister and dash with the politicians. Dash to the third, एक सेकेंड पे, थर्ड, dash to the sports minister and chief minister and dash by the politicians have all become part of the dash. रिप्रेजेंटेशंस होगा क्या, देखो तो थर्ड का, मुझे तो हाँ सही लग रहा है। यानी फिर लोग क्या करते हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं, किसको, चीफ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, दूसरे मिनिस्टर्स को, कि देखो हमारा क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, हमारे स्टेट से इस ये जीता है, अच्छा प्लेयर है, इसको अवार्ड नहीं मिला है। तो रिप्रेजेंट करके, रिप्रेजेंटेशन यानी लेटर्स, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मतलब लेटर्स हो गया बेटा, इलस्ट्रेशंस तो होगा ही नहीं, तो एग्जाम्पल्स होता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भेजा जाता है एंड चीफ मिनिस्टर को भेजा जाता है, एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस, एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस, इंटरवेंशन, दखल, पॉलिटिशियंस उसमें दखल देने लगते हैं, है ना, इंटरवेंशन ही होगा। देखो, have all become part of the dash, ये all have become the part of the, क्या स्पोर्ट्स ही तो होगा और क्या होगा, है ना, लेकिन पार्ट ऑफ दी यहां पर गेम होना चाहिए, स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट्स होना चाहिए था, स्पोर्ट्स तो वर्ड ही नहीं है यहाँ पे, गेम, बिल्कुल सही लिखा मैंने, बिल्कुल लिखा था स्पोर्ट्स होना चाहिए था, लेकिन भाई पार्ट ऑफ द गेम इसलिए कहा कि पूरे खेल का ये भाग बन गया है। चिट्ठी लिखो, रिप्रेजेंटेशन भेजो चीफ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, है ना, सारे जितने पॉलिटिशियंस से बीच में दखल देने लगेंगे, इंटरवेंशन होने लगेगा, ये सारे स्पोर्ट्स का एक, ये पूरे ये जो खेल है ना, इस खेल का एक भाग बन गया। बेटा स्पोर्ट्स लिख रहे हो, मैं भी स्पोर्ट्स सोच रही थी, लेकिन स्पोर्ट्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है, स्पोर्ट लिखा हुआ है। देखो वन में राइसेस तो वर्ड ही नहीं है बेटा, राइसेस वर्ड है वहां पे। बेटा डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि, आप कोई प्रतिनिधि नहीं आता है, रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं लोग। ठीक है, हो गया, चलो नेक्स्ट करो।
listening plays dash role in the interactive process of business transaction. बेटा सुनना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी एन इंपॉर्टेंट रोल. इट enables a person to gather proper and dash information. ये आदमी को enable करता है, इस लायक बनाता है कि वो गैदर करे प्रॉपर एंड डैश इंफॉर्मेशन. बेटा प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए. वेग का मतलब तो अनक्लियर होता है, वेग इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैटर विथ क्लैरिटी. इसीलिए ताकि वो उस मैटर को बिल्कुल क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ समझ सके. For this he should have a positive attitude towards the speaker. इसके लिए उसका positive attitude होना चाहिए स्पीकर के प्रति. And the dash, स्पीकर के प्रति and the dash. याद रखना कि एक तो आपको स्पीकर का भी के प्रति भी जानकारी होनी चाहिए, और जिस बारे में वो बात कर रहा है उस टॉपिक के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, अगर आप किसी के खिलाफ सोचते हो ना, तो आप स्पीकर के साथ भी बदतमीजी कर जाओगे, टॉपिक के बारे में भी आपके पास नेगेटिव ही अप्रोच रहेगा. नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो बोलने वालों के प्रति. He should also dash on what is being spoken. He should also concentrate. अगर आप अच्छे लिसनर हो तो जो कोई बोल रहा है ना, ध्यान से सुनो. And what is being spoken, and then evaluate it with reference to the dash. और उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में कि जिस संदर्भ में बात की जा रही है उसके बारे में आप इवैल्यूएट करो ढंग से कि जो बोला जा रहा है. देखो कोई बात नहीं बालकृष्ण, अभी बेटा आप लोग शुरुआत ही कर रहे हो. अगर 4 भी सही हो रहा है, 3 भी सही हो रहा है, कोई इश्यू नहीं बेटा. एक्सेप्ट नहीं होता कॉन्टेक्स्ट उस संदर्भ में. बेटा ओरेटर का मतलब होता है वक्ता. यहां पे स्पीकर तो हो गया, अब टॉपिक के बारे में बात करोगे ना. स्पीकर ओरेटर तो सेम हो गया, फिर ओरेटर मतलब वक्ता हुआ. बेटा एक शब्द तो कोई पैराग्राफ का कुछ पोर्शन होता है वो होगा ना. ठीक है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी उस संदर्भ की बात कर रहे हो ना कि किस संदर्भ में कहा गया है और क्या कहा गया है. अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो कैसे होगा. स्पीकर के प्रति, टॉपिक के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तब ना होगा. बेटा क्लोज टेस्ट समझ के करना पड़ेगा. ओके चलो अब इसमें जो वर्ड दिए गए देख लो. आपके पास कौन कौन सा वर्ड का मीनिंग समझना है बता दो. ट्रिवियल, बेटा ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट. ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट का एंटोनिम. ठीक है, पोल्ट्री का मीनिंग होता है
अगेन अनइम्पॉर्टेंट। इन सिग्निफिकेंट का एंटोनिम हो गया बेटा, पॉल्ट्री का मतलब सिग्निफिकेंट का एंटोनिम, ठीक है। अबंडेंट तो पता है बहुत ज्यादा, वेग मतलब अनक्लियर, जो वेग वर्ड दे रहे हो ना उसका मतलब हुआ अनक्लियर, ठीक है। सुपरफिशियल बाहरी, ओरेटर का मतलब वक्ता होता है, जो अच्छा भाषण देता है वो ओरेटर होता है। डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकाना, कंसंट्रेट का एंटोनिम डिस्ट्रैक्ट है। डिस्पर्स व तितर बितर करना, ठीक है। ये डिस्पर्स असेंबल का उल्टा होता है, याद रखना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है कह सकती हूं स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है। एक स्मॉल पार्ट हो गया, किसी भी पैराग्राफ या बुक का एक स्मॉल पार्ट हो गया एक्सेप्ट। चलो नेक्स्ट करें। डमी कहते हैं शशांक। एफिजी तो अलग बेटा, अलग वर्ड है, वो भी वही सेम है। मैनिक्वीन कह सकते हो, जो दुकानों में रहता है उसको मैनिक्वीन कह देंगे। चलो, देर इज सो मच डैश एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे। आज लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन का सिनोनिम क्या लगाओगे आप बताओ? अनसर्टिनिटी। कंफ्यूजन का सिनोनिम हो जाएगा अनसर्टिनिटी इन लाइफ टुडे, बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट क्लियर, है ना।
अनसर्टिनिटी एंड कंफ्यूजन लाइफ में इतना अधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लाइफ में ना अब हमारा गोल कुछ नहीं रहा, इनफैक्ट क्लियर नहीं है हमें करना क्या, हम क्लियर नहीं है। अब हम करते क्या है, गोल क्लियर नहीं है, हमको सब कुछ चाहिए। ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड ड्रीम्स। देखो ईच पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और दूसरी बात है कि प्रेजेंट टेंस आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वॉन्ट्स होगा टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड ड्रीम्स। ये अपने डिजायर्स और ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है सभी लोग। विदाउट डैश द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, विदाउट डैश, देखो बिना दूसरों के इंटरेस्ट को कंसिडर किए। अगर विदाउट हटा दोगे ना तो डिसरिगार्डिंग हो जाता, ठीक है। विदाउट है इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों के इंटरेस्ट को हम कंसिडर करते ही नहीं है कि दूसरों के पक्ष में क्या है, ये नहीं, हमें जो चाहिए बस चाहिए। वी हैव अ डैश मोटिव। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बेटा हम तो सेल्फिश मोटिव के साथ चल रहे हैं ना, है ना, हमारा इरादा बिल्कुल सेल्फिश है क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। We lose the sense of higher objective of attaining happiness. हम जो हैप्पीनेस है वो हमारा हायर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सेंस हम लूज कर देते हैं। Therefore, there is a lot of dash in our life. इसलिए हमारे लाइफ में बहुत ही स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, बिटर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ। बेटा अगर दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे तो हार्मनी, पीस, कनकॉर्ड कहां से आएगा? अब आओ, कनकॉर्ड का मतलब हार्मनी। देखो सेकेंड और फोर्थ सिनोनिम है। कनकॉर्ड का मतलब हार्मनी, पीस का मतलब शांति, सेल्फिश का उल्टा था सेल्फलेस जो फोर्थ में है, ह्यूमेन का मतलब हो गया मानवीय, नोबल मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब होता है अलग थलग करना, और फर्स्ट में एक वर्ड है रिलायबल से बना हुआ, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, है ना। बस हार्मनी का मतलब होता है बेटा अच्छा रिलेशन, सहिष्णुता, सुजल एकदम सही है। अगर अभी 4 सही हो रहा है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। आप खाली पैराग्राफ के मीनिंग को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करो। हो गया? मैं बेटा लास्ट में मीनिंग बता दूंगी ना। अभी बनाने की कोशिश करो। अरे आप लोगों को 75-80 टेस्ट पेपर दिया हुआ है यार, उसमें सब कुछ है बेटा। 2 या 3 सही हो रहे प्रिंस, तो आपको प्रैक्टिस करना है बस, और अपने आप सही होने लगेगा। पहले तुम रीडिंग की आदत डालो ना, एकदम सब सही होगा। और मीनिंग समझो पहले, देखो ध्यान से। पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर। बेटा पर्यावरण को एकदम बर्बाद कर रहा है कौन? हमारे जो नेचर है, प्रकृति है, उसको प्रदूषण बर्बाद कर रहा है। द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनी, जो धुआं चिमनी, फैक्ट्री के चिमनी से निकलता है, याद रखना धुआं निकलना इज एमिट। एमिट का मतलब निकलना। बेटा जनरेट तो कोई अच्छा चीज किसी चीज से नीचे से उत्पन्न होता है तो जनरेट होता है, और चिमनी से धुआं निकलता है, उसमें घुसता नहीं है कि एब्जॉर्ब लिख दूं मैं।
क्रिएट का मतलब कोई नया चीज बनना हो जाता है। Emitted from the chimneys of the factories and from vehicles is the mixture of poisonous gases. जो चिमनी से निकलता है वो मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेस होते हैं। ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन है इसके कारण देयर इज डैश इन नेचर, बेटा नेचर में एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना। इम्बैलेंस कैसे बेटा, एक जो बैलेंस है प्रकृति में, एक बैलेंस बनाया हुआ है सब तरह के गैसेस का, सब तरह के जीव का, उसमें इम्बैलेंस होता है। कुछ जीव पूरी तरह से मर जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, तो ये इम्बैलेंस ही तो हो रहा है। इसीलिए many birds, animals and plants are on the verge of extinction। ये वर्ड तो आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स है जो विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं, यानी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। द ओनली वे टू डैश एनवायरमेंट पोल्यूशन, बेटा खुद सोचो, एनवायरमेंट पोल्यूशन को आप क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे, है ना। तो इराडिकेट ही तो वर्ड है जो है खत्म करना, उसके अलावा तो कोई वर्ड ही नहीं है। सस्टेन का मतलब है बनाए रखना, रेडिएशन से वर्ड बना रेडिएट, देखो। तो यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन खत्म करने का एकमात्र तरीका है इज टू प्लांट मेनी ट्रीज। आप पेड़ों को लगाइए। बाय प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज प्लांट करने से वी कैन गेट रिड ऑफ मेनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस। हम बहुत सारे पॉइजनस गैसेस से छुटकारा पा सकते हैं। It is the responsibility of everyone to dash and protect our environment। ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि एनवायरमेंट को डैश करे एंड प्रोटेक्ट करे। अब खुद सोचो, रूइन और डिस्ट्रॉय का मतलब तो बर्बाद करना होगा। प्रोटेक्ट का सिनोनिम कुछ चाहिए तो प्रिजर्व होगा, यानी बचाए रखना, यानी मीनिंग समझो पहले, उसके बाद बनेगा। वाह अंजलि, वेरी गुड। रेडिएशन से बेटा रेडिएट हुआ है कुछ चीज कहीं अंदर से, जैसे रेडिएशन, अब क्या बताऊं उसके, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन नहीं पढ़े हो यार, वही तो फिजिक्स का ही तो कुछ वर्ड है। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाए रखना, ठीक है। इनइक्वालिटी नहीं होगा बेटा, इम्बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस गड़बड़ा जाना। इनइक्वालिटी तो असमानता होता है, जैसे समाज में इनइक्वालिटी होता है। दरवाजा बंद करो ना, फैन चला दो।
हो गया? चलो, a banker taped a picture drawn by one of his small children. एक बैंकर ने क्या किया, जो पिक्चर उसके एक छोटे से बच्चे ने ड्रॉ किया था उसको अपने ऑफिस वॉल पर टेप से चिपका दिया. When he dashed at work the next morning, जब वो दूसरे दिन अपने काम पे आया तो reached at work नहीं होता है बेटा, arrived के साथ at आएगा. ठीक है, reached at work नहीं होता है, when he arrived at work होना चाहिए था. या तो कह सकते हो when he reached office, है ना, ऐसे चलता. He found the dash was covered by a dash. He found the picture, देखो टेप नहीं होगा ना यार, पिक्चर को टांगा था तो पिक्चर was covered by a dash notice. पिक्चर को एक नोटिस से कवर कर दिया गया था. अब नोटिस से कवर कर दिया गया था यानी पिक्चर के ऊपर एक बड़ा सा नोटिस चिपका दोगे तो पिक्चर पूरा झक जाएगा. अब यहां पे बेटा जनरस का मतलब दिलदार होता है, लेकिन उस पर एक बड़ा साइज का नोटिस चिपका हुआ था तो लार्ज नोटिस होगा. Saying he was in dash of company policy which required personal items to be put away at night. वो नोटिस कहा था कि ये कंपनी पॉलिसी का उल्लंघन है, वायलेशन है, कंपनी पॉलिसी का वायलेशन है. आप जब शाम को घर जा रहे हो ना तो ये अपने पर्सनल आइटम्स को लेकर चले जाओ. अपना पर्सनल आइटम तब तक वहां रख सकते हो जब तक आप वहां पे नौकरी कर रहे हो. Dash reaction was not just petty, it risked demotivating the banker completely. In short, it defied common sense. अब है, such a reaction was not just pity, यानी कि ये रिएक्शन सिर्फ बहुत तुच्छ ही नहीं था बल्कि इसने बैंकर को टोटली डीमोटिवेट कर दिया. इनफैक्ट ये तो कॉमन सेंस की कमी थी इस नोटिस में. भाई एक छोटा सा बच्चा का बनाया हुआ एक पिक्चर को उसने टांग दिया, इसमें कौन सा वायलेशन हो गया कंपनी पॉलिसी का, है ना. ऐसा रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, मतलब छोटा ही नहीं था, तुच्छ ही नहीं था, बल्कि डीमोटिवेट कर दिया बैंकर को कंप्लीटली, है ना. इसमें तो कॉमन सेंस की कमी थी इस ऐसा नोटिस में. ठीक है, इसलिए सब छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बवाल नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है. चलो नेक्स्ट करो.
हो गया? चलो, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टेलीविजन से दूर रहूंगा। डैश अ होल ईयर, बेटा जहां पे अवधि की बात होती है वहां पे फॉर लगता है, आप टेंस में पढ़ते हो, फॉर अ होल ईयर। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग डैश बट माई फ्रेंड्स बेस्ट चीयर्ड मी अप, यानी कि बट लगा है, इसका मतलब आपको परेशानी होने लगी। आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड होगा, लेकिन मेरा फ्रेंड बेस्ट ने मुझे खुश किया, चीयर्ड मी अप। शी डैश मी एवरी डे, उस लड़की ने क्या किया, फ्रेंड का नाम था बेस्ट, लड़की है वो। शी डैश मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस, वो मुझे रोज क्या करती थी, हाँ एवरी डे चीयर करती थी। अब चीयर का सिनोनिम एनकरेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो मुझे रोज एनकरेज करती थी और मुझे घुमाने ले जाती थी जगह जगह। इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, इट वॉज अनबिलीवेबल, यानी बिना टेलीविजन का कितना मजा आता है लाइफ में, ये हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। My life had become more dash without the good old idiot box. ज्यादा एक्साइटिंग हो गया था मेरा लाइफ बिना टेलीविजन के। देखो, बाहर जब मैं घूमने जाता था बहुत मजा आता था, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बिना टीवी का इतना मजा आ सकता है लाइफ में, ये हम, है ना, विश्वास भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, बस अब अपने आप करना है इसको यार, ये तो समझ के करना है। जल्दी से फटाफट। मैम इस बार भी 4 सही हो गया, हामिद बहुत अच्छी बात है यार, 4 सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभिलाषा, इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत ट्रिक सिखा सकती हूँ। चलो, वन डे अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन कुछ हंटर्स आए फॉरेस्ट में, एंड टुक द लायन विद देम, और लायन को अपने साथ ले गया।
देखो क्या हुआ, हंटर आया फॉरेस्ट में और लायन को अपने साथ ले गया। दे टाइड हिम अप, उन्होंने उसे बांध दिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो तो जरा बेटा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है ना, है ना। अब इसके बाद जितना पूरा स्टोरी है सारा का सेकंड फॉर्म में ही होगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन का आंसर मिल गया हमको, स्पीड का सेकंड फॉर्म स्पेड। They tied him up against a tree, उसने एक पेड़ से उसको बांध दिया। The lion was dashed to get away, the lion struggled होगा, अगेन देखो भी मैंने जो कहा सेकेंड और फिफ्थ आंसर मिल गया हमको। struggled to get away and started to whimper, यानी वो करहारने लगा। कैसे, dash a mouse walked past and noticed a lion, जल्द ही एक माउस उधर से निकला, सून, एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल, और उसने नोटिस किया कि जो लायन है उस परेशानी में है। ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स, ही क्विकली रैन एंड, और उसको निबल कर देगा यानी कुतर देगा। याद रखना च्यू का मतलब चबाना होता है, कि सॉरी NAW जो वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब भी होता वही सेम होता है, इसका मतलब ही होता है चबाना, ठीक है। निबल का मतलब भी चबाना होता है, बाइट का थर्ड फॉर्म बिटन है, लेकिन याद रखना जो कुतरना वर्ड है ना एग्जैक्ट, वो NAW है। टू सेट द लायन फ्री, बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल, दोनों जंगल में भाग गए। स्पेड ऑफ, स्पीड का सेकेंड फॉर्म स्पेड। चलो खत्म करो यार, इसको बंद करूंगी अब मैं। चलो, put an average Indian driving in any of the major Indian cities, क्या है, फॉर एन एवरेज इंडियन, एक एवरेज इंडियन के लिए ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू डैश अ डेली वॉर, इज इक्विवेलेंट टू वेजिंग अ वॉर। वेजिंग मतलब होता है बेटा युद्ध करना। द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक, यानी रोज रोज जो आप ट्रैफिक को चकमा देते हो ना, कहां गया एक सेकेंड, हाँ, डॉजिंग ट्रैफिक होगा। रोज रोज जो चकमा देते हो ट्रैफिक को,
एंड रैश ड्राइवर्स, जो बहुत गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं उनको, इज डैश बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, इज डैश बिगेस्ट कॉज, इज व्हाट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। बिगेस्ट लगाया ना सुपरलेटिव डिग्री तो द लगेगा। आर्टिकल एडजेक्टिव में पढ़ते हो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। एंड अदर डैश प्रॉब्लम, एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि देखो स्ट्रेस क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही तो है। ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स डैश बिटवीन 30 minutes to 2 hours of their day driving. On an average a person spends क्या, anywhere between 30 minutes से 2 hours के बीच में, anywhere between। चलो इसको अब खत्म कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा वोकैबुलरी बच गया था ना, चलो वोकैबुलरी देख लें। आ, 17 नंबर, 20 तो हो चुका था। अब आओ, हमने सारा क्रेसी वगैरह सब कुछ करवा दिया था आपको, है ना। अब आओ, अब बैड एग एंड गुड एग देखो ध्यान से। कोई व्यक्ति जो बहुत ही अनरिलायबल हो, मतलब जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, अनट्रस्टवर्दी हो, उसके बाद डिसऑनेस्ट हो, है ना, विश्वास के लायक नहीं हो, आपको धोखा दे, यानी जो भी अवगुण की बात हो रही है, जितने भी बुरे क्वालिटीज है, अगर उस व्यक्ति में उसमें से 2-3 क्वालिटीज दिख रहे हैं ना, तो वो बैड एग है। देखो डिसऑनेस्ट, इल बिहेव्ड। और जो गुड एग है वो क्या होगा, काइंड एंड रिलायबल होगा। अनरिलायबल जो मैंने कहा वो बैड एग है, रिलायबल है तो गुड एग है। एग ऑन, एग यहाँ पे वर्ब के रूप में है, किसी को कुछ करने के लिए उकसाना। देखो सिनोनिम कहा, प्रोवोक, इंस्टिगेट एंड गोड एंड इनसाइड, ये सब सिनोनिम है। प्रोवोक करना मतलब होता है जैसे कुछ गलत करने के लिए, ही एग्ड मी ऑन टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। देखो एग ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिर से एक और इडियम है एग से, टू पुट ऑल द एग्स इन वंस बास्केट। इसका मतलब मान लो एक ही में मैं सारा एग रख दूं, क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया, वॉइस तो आ रहा है, हाँ ठीक तो है, प्रिंस वॉइस तो है। अगर मैं एक ही बास्केट में सारा एग रख दूं तो बेटा एग टूट जाएगा, अगर तो सारे के, अगर सॉरी बास्केट गिर गया तो सारा एग टूट जाएगा, है ना, यानी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसे कहते हैं एक ही जगह पे आप सारा अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब इन्वेस्ट कर देते हो, तो दैट इज पुटिंग ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, यानी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। समझ में आया। वॉक ऑन एग शेल्स,
बेटा एग का जो छिलका होता है, जब अंडे छिल लेते हो ना उबलने के बाद, देखना वो बहुत डेलिकेट होता है, उसको जरा सा दबाओ तो टूट जाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा सावधानी से चलना। अगर वॉक ऑन एग शेल, जैसे कोविड में देखा था, एवरीबडी वॉज वॉकिंग ऑन दी एग शेल, पता नहीं कब किस कारण से प्रॉब्लम हो जाए, है ना, किस कारण से कोरोना बर्स्ट हो जाए। यानी कि वॉक ऑन एग शेल का मतलब बहुत सावधानी पूर्वक काम करना, एक्सट्रीमली कॉशियस। कॉशियस का सिनोनिम कर दें हम जिंजरली, अलर्ट, केयरफुल, ये सब हो गया सावधानी बरतना, चाहे अपने एक्शन के लिए हो या वर्ड्स के लिए। इसका एंटोनिम होगा केयरलेस, नेग्लिजेंट, ठीक है। कॉशियस का सिनोनिम एक और होगा वेरी, एंटोनिम हुआ केयरलेस, नेग्लिजेंट। देखो क्लियर। अ चिक एंड एग सिचुएशन, चिकन एंड एग सिचुएशन, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, पता नहीं, है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अ चिकन एंड एग सिचुएशन होता है कि कौन कारण था और कौन उसका नतीजा था, ये पता नहीं होना। जैसे अगर मैं कहूं कि चिकन एंड एग सिचुएशन, जैसे कि अगर अभी आपने देखा श्रीलंका में, कह रहा है कि उन्होंने बहुत कर्ज ले लिया था चाइना से, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी डूब गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी उनके पास था ही क्या, खाली एक टूरिज्म था और एक खेती थी, ठीक है ना। तो कोविड में टूरिज्म खत्म हो गया, तो इसीलिए उनको कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज के कारण कंट्री डूबा है, तो कंट्री डूब रहा था इसके कारण कर्ज लिया है, तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो गया, पता नहीं कौन किसके कारण था, है ना, कौन पहले आया पता नहीं। और बेटा अंडे बहुत महंगे हो गए अब, जब अंडे महंगे नहीं थे तो जब कोई परफॉर्मेंस देता था और उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता था ना, तो सीधा अंडा फेंक के लोग मारते थे। तो अंडा जाके उसके चेहरे पर जब गिरता था तो उसके बाद वो शर्मिंदा होता था, यार मतलब इसका मतलब मैंने बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया, चेहरे पर अंडा फेंक रहे हैं लोग, है ना। तो वो था एग ऑन वंस फेस, किसी को शर्मिंदगी या ह्यूमिलिएट करना। देखो लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। आप अशेम्ड भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ डेविल्स एडवोकेट। व्हाट इज डेविल्स एडवोकेट, ध्यान से सुनना बेटा। डेविल का मतलब होता है शैतान, उसका एडवोकेट भाई शैतान का आप पक्ष ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति का या ऐसे मुद्दे का पक्ष लेना जो आप जानते हो गलत है। अब जैसे मान लो मैं यहां पे डिबेट कर रहा हूं आपको डाउरी सिस्टम पे, तो सारे लोग तो एक ही तरफ हो जाएंगे कि डाउरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, डाउरी सिस्टम खराब है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई सब लोग एक तरफ हो गए हैं तो उधर तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो डाउरी सिस्टम के फेवर में बैठ गया जाके। वो अंदर से जान रहा है कि डाउरी सिस्टम अच्छी बात नहीं है, डाउरी सिस्टम की वजह से कितनी प्राणी गई है, कितनी लड़कियों को अपना जान गंवाना पड़ा है, लेकिन वो डाउरी सिस्टम के पक्ष में इसलिए बैठा, क्योंकि उसका ओपिनियन क्या है, विच यू मे नॉट एग्री। हो सकता है डाउरी सिस्टम के पक्ष में नहीं है, लेकिन ओपिनियन वही रख रहा है, बट विच इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट अदर पीपल हैव, ठीक है। यानी ऐसे चीज का फेवर करना जो सही मायने में देखा जाए तो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, तो डेविल्स एडवोकेट हो आप अगर उसका पक्ष ले रहे हो तो। अ क्लोज बुक एंड ओपन बुक, बेटा क्लोज बुक होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शाई होते हैं, और ओपन बुक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो अपने फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करता है। देखो अबैश, ठीक है, अशेम के साथ अबैश लगा दो, सिनोनिम में आ जाएगा।
चलो खत्म, 17 और 20 खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगी। लेकिन बेटा एक चीज मैं बता दूं आपको, आपके पास प्री और मेंस दोनों का टेस्ट पेपर है, 75 टेस्ट पेपर्स। अगर आप चाहो तो उससे भी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। एनीवे इट्स योर विश। आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे बात करते हैं। क्या पूछ रहे हो? इनकोहेरेंट का मतलब तो होता है बेटा जो जब बोलता है ना तो समझ में नहीं आता है क्या बोला, वो इनकोहेरेंट होता है। 17 नंबर आज मैं लोड करा देती हूँ। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर।